हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग अपने मैराथन सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे थे प्लानिंग चैप्टर, और हमने वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का मैराथन कवर कराएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने लेफ्ट हैंड कॉमर्स चैनल पे वापस से शुरू करते हैं आपका मैराथन सेशन। और आज का एजेंडा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर और आपके स्क्रीन पर दिखने वाली बुक जो कि मैंने खुद अपनी बनाई है, और ये पूरी तरीके से सीबीएसई ओरिएंटेड है। इसका मेन ही पर्पस बनाते वक्त मैंने रखा, और इतने सारे रिसर्च और इतने सारे बुक्स को गो थ्रू करने के बाद, सीबीएसई के लेटेस्ट सीबीएसई के केस स्टडी पैटर्न्स को देखने के बाद, उसके बाद इसमें हर एक चीज़ को रखा गया है। इस तरीके से रखा गया है कि आपके केस स्टडी ईजिली क्रैक हों। ठीक है, और मैंने बुक का नाम भी इसीलिए रखा है द केस स्टडी क्रैकर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। और सबसे पहला वर्ड आपका है ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चे आप सब ये मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता क्या है। जैसा कि मैंने प्लानिंग चैप्टर में तो आप लोगों को बताया था ना कि डिसाइड करते थे प्लानिंग में कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। हाउ टू डू यानी कि उस काम को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स की असेंबली है, उसको असेंबल करना, उसको लाना, वो अरेंजमेंट को और उस चीज़ को एक पैटर्न में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इज मेनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिसोर्सेस। ठीक है, और उस रिसोर्स का एक एलोकेशन का पैटर्न होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब एक सिस्टम में, एक प्रोसेस में, एक स्टेप में सिंक्रोनाइज कर देना, चीज़ों को डिज़ाइन कर देना सिस्टमेटिकली, उसी को ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है जैसा बुक में कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब असेंबलिंग रिसोर्सेस, कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स एंड इंटरप्रेटिंग देम टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी इस सामान को उस इंसान के साथ जिसको वो काम दिया जाएगा, उस दोनों का तालमेल बैठाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इसको देखो और इजी तरीके से मैंने लिखा है, इट मीन्स टू क्लैरिफाई द जॉब, क्रिएट अ वर्किंग रिलेशनशिप एंड यूजिंग द रिसोर्सेस टू अचीव द डिजायर्ड गोल। यानी कौन क्या काम करेगा, कौन किसका बॉस, कौन किसका जूनियर बनेगा, इस चीज़ को एडवांस में डिसाइड करके रख लेना और अकॉर्डिंगली रिसोर्सेस को देना, ताकि वो लोग जिनको हमने जो काम दिया है वो काम टाइम पर करते रहें। इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे मेन चीज़ समझना, कुछ स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के, कुछ स्टेप्स हैं। यानी कोई काम को अगर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना है तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि भाई काम है क्या और कितना और कैसा। ठीक है, फिर उसके बाद आप उन काम में से ऐसे देखोगे कि भाई क्या कोई काम सिमिलर टू लग रहा है क्या। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग देखते हो एचआर डिपार्टमेंट है। एचआर डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो हमारे बिजनेस के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाला काम कर रहे होंगे, इजंट इट। वो हमारे बिजनेस के ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल से और उसको लेकर फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में लगे हैं, जितने भी हों, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, चाहे वो डिज़ाइनिंग से आए हों, चाहे वो टेक बैकग्राउंड के हों, कैसे भी हों। ठीक है, वो सब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका मेन एजेंडा ही प्रोडक्शन है। मार्केटिंग वाले सारे लोग सब कुछ मिलके, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई ऐसे कैंपेन्स लगा रहा है, लेकिन कर तो मार्केटिंग रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत सारे टाइप ऑफ वर्क होते हैं। तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे क्या करना होगा, उनको डिवाइड करना होगा। डिवाइड कहने का मतलब कि हर आइडेंटिफाइड काम एक ही इंसान को तो नहीं दे सकते ना, तो मुझे उसको डिवाइड करके रखना होगा कि ये काम, मान लो एक टोटल टास्क में 4 छोटे छोटे काम लगे हैं, तो उन 4 छोटे छोटे कामों को पार्ट में बांट देना और तब जाकर दूसरे इंसान को देना, एलोकेट करना। तो आइडेंटिफाई करके हम वर्क को डिवाइड करेंगे। फिर जो वर्क डिवाइड हो जाएंगे ना, तो मैं सिमिलर नेचर का देखूंगा कि अच्छा ये जो इतने काम बटे हैं, इसमें पैसे वाले सारे काम को एक जगह रख देते हैं, एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, इसका एक ग्रुप बना देते हैं। तो उस ग्रुप का नाम कर दिया हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट।
ऐसे ही जितने भी ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े उनका रिकॉर्ड कीपिंग, अटेंडेंस लेना, सैलरी प्रोसेस करना, तो उनका एक एचआर डिपार्टमेंट बना दिए। जितना भी रॉ मटेरियल उसको बनाना, रॉ मटेरियल को लाना, वेंडर को सेलेक्ट करना, ये सारा काम हुआ तो उसको हम प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का नाम दे दिए। जितना भी प्रमोट करने का काम हुआ, सेल्स को बढ़ाने का, उसको मार्केटिंग का नाम दे दिए। तो हम पहले काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करते हैं, उस डिवाइडेड वर्क को सिमिलर बनाकर एक ग्रुप बना लेते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट मतलब कुछ और नहीं, डिपार्टमेंट का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटी अंडर वन हेड। एक ग्रुप बनाना, एक हेड के अंदर में रख देना, एक्यूमुलेट करना, इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफाइड वर्क को डिवाइड किया, डिवाइड करके सिमिलर वर्क को एक साथ रख के डिपार्टमेंट बनाया। डिपार्टमेंट बनाने के बाद कौन क्या काम करेगा उसको ड्यूटी असाइन करना। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप उसके दो चीज कर रहे हो, पोजीशन को और उसमें का जो वर्क है वो, इन दोनों को डिफाइन कर रहे हो कि भाई अगर लेट सपोज एक फाइनेंस मैनेजर है तो व्हाट वर्क, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ही हैव। ठीक है, उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ये काम होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में, मतलब किस इंसान को, मतलब किस पोजीशन को क्या ड्यूटी दी जाए। तो अब जब हमारे पास काम आ गए हैं सारे, हमने डिपार्टमेंट बांट दिया, तो हमने उसको क्या किया, कौन सी पोजीशन पे रहने वाला क्या काम करेगा ये असाइन हो गया। जब मैं ड्यूटीज को असाइन करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये बात क्लियर हो जाता है कि कौन बड़े लेवल का काम करेगा, कौन छोटे लेवल का काम करेगा। तो उससे इस्टेब्लिश ऑटोमेटिकली होती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी इसको मैं हमेशा कहता हूं हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी कौन किसका, सीधी बात है, कौन किसका सीनियर बनेगा और कौन किसका जूनियर होगा, ये भी तो तय करना होगा कि कौन किससे ऑर्डर ले रहा है, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, किसको आपको जाकर आंसर करना होगा, किससे आपको आंसर लेना होगा। तो हर एक इंसान का कोई न कोई टॉप वाला इंसान है, मतलब बॉस है, और उसके अंडर में भी कुछ लोग हैं। तो यही बोल रहा है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, तब जाके क्लियर होता है। तो समझ गए, काम को आइडेंटिफाई करके बांटना, डिवाइडेड वर्क को सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप करने को डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनने के बाद कौन क्या काम करेगा उस पोजीशन में ड्यूटीज असाइन करना। जब ड्यूटीज असाइन कर देंगे तो कौन किसका सीनियर, कौन किसका जूनियर, ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स के हिसाब से है उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो फंक्शन के हिसाब से बनाया गया हो। क्या? वो स्ट्रक्चर जो किसके हिसाब से बनाया गया हो? फंक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। फंक्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क, डिफरेंट डिफरेंट जॉब। तो जो जॉब के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग होती है उसको फंक्शनल कहते हैं। और जॉब के हिसाब से एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे एक फंक्शन हो गया एचआर वाले फंक्शन, एक हो गया फाइनेंस का फंक्शन, एक हो गया मार्केटिंग का फंक्शन, एक हो गया प्रोडक्शन का फंक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये फंक्शंस कहलाती हैं या जॉब कहलाती हैं। और अगर इसको बेसिस मान के आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल कहते हैं। वेयर एज डिविजनल वर्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन डिवीजन। डिवीजन मतलब एक प्रोडक्ट लाइन, डिवीजन मतलब एक प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना है, लेट्स सपोज ये है कॉस्मेटिक, ये है क्लोथिंग, ये है फूड एफएमसीजी। ठीक है, तो कॉस्मेटिक, फूड, क्लोथिंग, अब इसको भी करने के लिए आपको लोग की जरूरत होगी, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। इसमें भी आपको इन लोगों की ज़रूरत होगी, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। इसमें भी आपको लोगों की ज़रूरत होगी, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसमें ना मैंने देखो बेसिस में क्या रखा, ये है मेरा बेसिस ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर। रूट जहां से शुरू हो रहा है वो कौन सा है? इस बार फंक्शन को रूट नहीं लिया, दीज आर प्रोडक्ट लाइन, अलग अलग लाइन है ये। ठीक है, कॉस्मेटिक का फूड से कोई लेना देना नहीं है,
these two are separate product lines, separate divisions. तो यही बोल रहा है when the structure is formed basis the division यानी product line, it is called divisional structure, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिविजनल और फंक्शनल का कुछ खास बात समझना। देखो ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय किस में होंगे, ऑब्वियस है डिविजनल के अंदर में, क्योंकि वहाँ तीन अभी हमने देखा 3 HR, 3 प्रोडक्शन मैनेजर, 3 मार्केटिंग मैनेजर, तो पहले तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। दूसरा चीज़ HR कंफ्यूजन हो सकती है, फाइनेंस कंफ्यूजन हो सकती है, कई बार इसमें ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क होने का चांस है। एग्जाम्पल कि एक इंसान इंटरव्यू देने आया है, ऑर्गेनाइजेशन के गेट के पास खड़ा है और वो बोला मेरे को HR से मिलना है, सामने वाले ने दूसरे डिपार्टमेंट के HR मतलब दूसरे डिवीजन के HR को भेज दिया वो, और उसने इंटरव्यू ले लिया लेट सपोज, और बाद में पता चलता है नहीं यार ये तो दूसरे डिवीजन के लिए आया था, तो आपका टाइम वेस्ट भी तो हो गया। तो ये यही बात बताता है कि यहाँ पर क्या होता है गड़बड़, ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क का बहुत ज़्यादा चांस है, जिससे वेस्टेज होता है, एफिशिएंसी गिर जाती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, डिविजनल के अंदर में ना लड़ाई होने का ज़्यादा चांस है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा सोच और उतनी ज़्यादा चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो लड़ाई होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंक्शनल में लड़ाई नहीं होती, लेकिन डिविजनल में ज़्यादा होती है। डिविजनल में पैसा को लेकर लड़ाई होती है, डिविजनल में फंड एलोकेशन को लेकर लड़ाई होती है, वेयर एज फंक्शनल के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो डिपार्टमेंट के बीच, इंटर डिपार्टमेंट होती है। जैसे चारों लेवल पे HR, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सब तो मैनेजर हैं। मान लो एक सजेशन आया कस्टमर के साइड से, कस्टमर से डील मार्केटिंग वाले कर रहे हैं, वो बोला अगर आपके प्रोडक्ट में ये मॉडिफिकेशन होता तो ज़्यादा बिकता या बहुत ज़्यादा बिकता। मार्केटिंग वाला जाके ये बात प्रोडक्ट को बताया, मतलब प्रोडक्शन वाले को, कि आप ऐसा मॉडिफाई करो, तो प्रोडक्शन मैनेजर कई बार इसको ईगो में ले लेता है, बोलता भाई मुझे मत सिखाओ, प्रोडक्शन ना मैं बहुत साल से कर रहा हूँ, तुम्हारा काम बेचना है, तुम बेचने पे ध्यान दो। तो ईगो क्लैशेस का, इंटर डिपार्टमेंट लड़ाई होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर में फंक्शनल वर्सेस डिविजनल आपको समझ में आया। एक जो केस स्टडी का बहुत खूबसूरत पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वो है कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है, सूटेबल है, वो है डिविजनल, ठीक है। क्योंकि डिविजनल में जब मैं एक नया डिवीजन जोड़ता हूं तो उसको पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं होता, उनके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं बढ़ता, आसानी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फंक्शनल में एक नया फंक्शन जोड़ूंगा या नया काम लाऊंगा तो वो ओवरऑल उन्हीं लोगों में बटेगा, तो वो लोग रेजिस्ट करते हैं, लड़ने लगते हैं, नया काम आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सपोर्टिव कौन हो गया, डिविजनल, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट, देखो क्योंकि फंक्शनल बना ही फंक्शन के बेसिस पे, जॉब के बेसिस यानी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, तो उसका फोकस ऑक्यूपेशन पे होता है, तो इट लीड्स टू ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन, सोशलाइजेशन नहीं, प्लीज इसको चेक सही करो, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद रिमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप इस पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत दूर दूर एक्सपैंडेड नहीं होता ये, तो इंटर डिपार्टमेंट आप स्मूथली बात भी कर सकते हो और उनकी बात समझ भी सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है, और कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड अलग अलग जगह पर नहीं है। बट डिविजनल में बहुत दूर दूर अलग अलग सिटीज़, एरियाज़ में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा कंट्रोलिंग में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी इससे मैनेजर की एफिशिएंसी, ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ी रहती है। इसमें ड्यूप्लीकेशन कम होता है, लेकिन डिविजनल में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय बराबर दी जाती है, क्योंकि इसका मेन बेसिस ही है फंक्शन, मतलब जो जो काम करेगा उसमें एक्सपर्टीज़ दिलाना उसको। ड्यू अटेंशन, मतलब क्योंकि सब लोग अपने अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, तो इसमें पूरा पूरा अटेंशन वो अपने वर्क को दे सकते हैं या अपने काम पे पूरा पूरा फोकस डाल सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है फंक्शनल एम्पायर। फंक्शनल एम्पायर मतलब एक डिपार्टमेंट का कई बार मोनोपोली हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या होगा, कई डिपार्टमेंट में कई बार क्या होता है, तालमेल नहीं बैठने की वजह से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। और उसी से जुड़ा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोग डिपार्टमेंट को ज़्यादा प्रिविलेज देने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को छोड़ के, कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अच्छा प्रॉफिट कमाना है, वो बोलते प्रोडक्ट वाले बोलते मेरे को और किसी चीज़ से नहीं है, मैं सिर्फ बनाऊंगा। वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कैसे बनाएं और अच्छा, कि ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा प्रॉफिट आए। नहीं,
उनको दे दिया तो बनाए जा रहे हैं उसी ओल्ड तरीके से। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, थोड़ा रिजिड होता है, अपने अपने काम सब असाइंड है तो बार बार उसको चेंज नहीं आसानी से कर सकते। इसमें मैंने कुछ सूटेबिलिटी का पॉइंट दिया है, ठीक है, कि जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पर ये सूटेबल है, मल्टीपल प्रोडक्ट में डिविजनल आएगा। तो देखो क्योंकि ये प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर बना है तो इसमें प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होगी, इसमें ईजी इफेक्टिव कंट्रोल होगा, एडमिनिस्टर कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि एक डिवीजन का अलग अलग सेगमेंट चल रहा है, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए ये सपोर्ट में है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो रेजिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पुराने लोग के ऊपर वर्कलोड नहीं आता, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें चांसेस लड़ाई बहुत होती है, और ये लड़ाई देखो इशुएंस ऑफ फंड को लेकर होती है, ठीक है, पैसे को लेकर ज़्यादा लड़ाई होती है। फिर कॉस्टली होता है क्योंकि भाई मैंने दिखाया ना इसमें बहुत नंबर ऑफ पीपल होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे। फिर मैनेजर्स गेन पावर या ऑटोनॉमी, कई बार यहाँ पर एक डिवीज़न के मैनेजर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी चलाने लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा खुद को समझने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए ये प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ईजिली आइडेंटिफाई करने देगा डिविजनल और फंक्शनल, उसके बाद पूछेगा कि कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज दो तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है दूसरा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सबसे अच्छे बात समझ के रखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हैं, वेयर एज फंक्शनल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ओके, देखो दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो फॉर्मली बनाया जाए, सोच समझ कर बनाया जाए, जिसमें स्केलर चेन फॉलो हो, जिसके अंदर में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन फिक्स हो, कौन किसका बॉस कौन किसका जूनियर, जिसमें बात करने का एक पैटर्न है यानी स्केलर चेन है, और जो वर्क ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड किसी एक काम को सोचकर बनाया जाता है उसको हम किसके कैटेगरी के अंदर लाते हैं, फॉर्मल के अंदर में, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब इसको बनाया नहीं जाता, ये स्पॉन्टेनियसली फॉर्मल के अंदर से निकल जाता है। एग्जाम्पल मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ अपनी क्लास में, ये बोलता हूँ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक टपरी होती है जहाँ लोग सुट्टा मारने जाते हैं, वो जो सुट्टा मारने की जगह है वो कौन सी है, इनफॉर्मल है। या स्कूल्स में अगर मैं बात करूँ आप लोगों में, जब तक टीचर क्लास में रहता है वो क्या है, फॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन जैसे टीचर बाहर जाता है तो सारा कुछ इनफॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इनफॉर्मल क्यों बनाया जा रहा है, सेटिस्फैक्शन के लिए, उसका वर्क से लेना देना नहीं है, सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड। यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो 9 to 6 जॉब करके वो रोबोट वाली फीलिंग ना आ जाए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको हटाए रखने के लिए आपके अंदर से हम इनफॉर्मल क्रिएट कर देते हैं खुद से, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये खुद से बन जाता है। सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड होता है, इसका गोल से लेना देना नहीं, इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट नहीं होता, जब सुट्टा मार रहे हो तो सब दोस्ती यारी में चलता है, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एज सच नहीं है, ग्रेप वाइन नेटवर्क है, यानी यहाँ स्केलर चेन नहीं, ग्रेप वाइन नेटवर्क मतलब कोई भी कुछ भी किसी से भी कभी भी बात कर सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया, बाकी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो केस स्टडी के लिए है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इसके अंदर में क्या बोल रहा है, फॉर्मल के लिए यहाँ पर देखो सबसे पहला चीज फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, और दो मेन और मैं बता दूं आपको, रुक जाओ, मोटिवेशन और अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो कई बार ना आपका एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है, आप फॉर्मली वो चीज़ अप्रोच करके पता नहीं कर पाओगे क्यों डीमोटिवेटेड है, और जब तक पता नहीं कर पाओगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये क्या बोल रहा है कि कई बार एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम इनफॉर्मल अप्रोच लेते हैं कि उसके दोस्त यार से पता कर सकते हैं और उसके बाद उसको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज होता है तो हम उसको अडेप्टेशन टू चेंज में बदलने के लिए यूज़ होता है। इसका कहने का मतलब जब कुछ नया आता है ना तो आप डायरेक्टली जाकर फॉर्मली बोलोगे कि कल से ये नया करना है तो लोग ना अपोज करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, इतना जल्दी मानेंगे नहीं। लेकिन इनफॉर्मली ये मनाया जा सकता है कि आप उस ग्रुप के, हर ग्रुप का एक इंसान होता है जिसको उसकी ग्रुप पूरी इन्फ्लुएंस्ड होती है, सुनती है, आप उस इंसान को बुलाओ, उसको कन्विंस करो और उसे बोलो कि आप अपनी ग्रुप को कन्विंस करो इस नए काम के लिए, तो आसानी से वो कन्विंस कर देता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ यूज होते हैं, किसके लिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ठीक है। तो इनफॉर्मल का दो ज़्यादा यूज करना इसके लिए होता है, ठीक है, इनफॉर्मल अप्रोच, ठीक है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ध्यान सुनना, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। टीचर्स लोग इतने यूट्यूब में गो थ्रू किया भाई, टीचर्स लोग और बच्चे लोग पता नहीं क्यों इसमें इतना कंफ्यूज्ड हैं। सिंपल सा दोनों का एक क्रिस्टल क्लियर वर्ड सुनो और उसी को दिमाग में रखना। डेलीगेशन इज फॉर वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन इज फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या कंफ्यूजन है समझ नहीं आ रहा, बच्चे क्यों उल्टा लिख रहे हैं। एक जगह काम बट रहा है, एक जगह डिसीजन लेने का पावर बट रहा है, वहां कोई काम नहीं बट रहा। तो याद रखना, डेलीगेशन का मतलब जब एक बॉस अपना काम अपने ही, हिज ओन वर्क, अपना काम अपने ही सबऑर्डिनेट को दे देता है, अपने ही जूनियर को दे देता है, तो उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन में जब टॉप में पहले जो डिसीजन मेकिंग थी, अब वो ना लोअर लेवल पर दे दी गई कि अब खुद से डिसीजन ले सकते हो, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन का मतलब है काम बांटना और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग बांटना। एग्जाम्पल सुनना, जैसे जब एक टीचर चले जाते हैं क्लास से, तो वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को टास्क दे के जाते हैं कि बेटा क्लास में सब अच्छा रहे। ठीक है, तो डेलीगेशन के अंदर में उन्होंने वो काम मॉनिटर करना, क्लास को अच्छा रखना टीचर की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके एब्सेंस में जब वो चली जाती हैं, दूसरा टीचर नहीं आता, उस एब्सेंस को ब्रिज करने के लिए उन्होंने अपने काम को क्लास रिप्रेजेंटेटिव को सौंपा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया डेलीगेशन, उन्होंने अपना काम दिया। या जैसे मैं हूँ, किसी दिन ऐसा होता है कोचिंग में कि मेरे को कुछ अर्जेंट वर्क होता है, तो जिन बच्चों को मैं पहले पढ़ाए रहता हूँ उनमें से किसी एक बच्चे को मैं बोल देता हूँ, बेटा ये जो 2 नए बच्चे आए हैं ना, इनको आप समझा दो क्लास। ठीक है, तो मैंने अपना काम दिया है उनको, तो वो डेलीगेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, एक एग्जांपल सुनना, आप स्कूल में टॉयलेट जाने की परमिशन किससे लेते हो? मैम से ना, क्योंकि मैम ने वो डिसीजन मेकिंग मतलब कहाँ से पाई है? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल अगर ये बोल दे कि नहीं सारा डिसीजन मैं ही लूँगा, तो प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने ही सारे टॉयलेट वाले लाइन लगाए रहेंगे कि भैया पहले मेरे को जाना है, प्लीज़ आप परमिशन दो। उन्होंने क्या किया है, वो परमिशन, वो डिसीजन लेना कि भैया आप अलाउ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दिया कि ये छोटे मोटे काम के लिए मेरे पास मत भेजो लोगों को, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। वो वर्क नहीं है, मतलब वो टॉयलेट भेजना उनका काम नहीं है प्रिंसिपल का, उनका काम मतलब इन द सेंस वो डिसीजन लेने के अथॉरिटेटिव हैं, उन्होंने वो अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया है कि भैया आप जाओ डिसीजन खुद से दे दो, आप परमिशन दे सकते हो, ये आपके पास हमने दे के रखा है पावर। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग पावर है यहाँ पे, ध्यान से समझना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो डेलीगेशन जब भी होगा तो 3 एलिमेंट है डेलीगेशन के, देखो, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है, अथॉरिटी मतलब कि ऑर्डर देना, कोई काम को कराने के लिए ऑर्डर देना। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, यानी बॉस ऑर्डर देता है जूनियर को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऑपोजिट चलती है, मतलब जूनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन। ठीक है, और सीनियर को वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सीनियर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है। वेयर एज एक होता है अकाउंटेबिलिटी, ये भी अपवर्ड मूव करता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि भाई उस काम के आउटपुट के लिए जवाब देना, एक तरीके से आंसरेबल होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उस काम को करके देना, टू फुलफिल द गिवन ऑर्डर, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बीइंग आंसरेबल फॉर द आउटकम, जो उसका अच्छा बुरा आया उसके लिए आंसर देने को हम क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, उसके लिए हम अकाउंटेबिलिटी का बात करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, अथॉरिटी हम फुल्ली डेलीगेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पार्शियली दे सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी हम कर ही नहीं सकते डेलीगेट। मतलब एग्जाम्पल, जब टीचर चले जाते हैं, क्लास मॉनिटर है और खूब हल्ला हो रहा है और प्रिंसिपल सर उधर से जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल सर पहले तो जाएंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे, लेकिन ज़्यादा अगर दिक्कत हो चुकी है तो वो किसको बुलाएंगे? कौन से टीचर का पीरियड है सबसे पहले पूछते हैं, फिर उस टीचर को बुलाते हैं, उस टीचर को वो बोलते हैं, ना कि इस बच्चे को। क्यों? क्योंकि टीचर से वो जवाब लिया जाएगा कि भैया आप थे क्यों नहीं अभी तक, इतना लेट हो गया, आप क्यों नहीं आए। ठीक है, तो यही चीज़ के लिए आंसरेबल, जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए आंसरेबल होने को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। वेयर एस काम को करने को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी जो मॉनिटर कर रहा था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
जो कि 50% टीचर की है, 50% एक तरीके से उस स्टूडेंट की, उस मॉनिटर की है, ठीक है। वेयर एस जो आंसर फाइनली पूछा जाएगा आंसरेबल वो टीचर होगा, ना कि स्टूडेंट। टीचर ये नहीं बोल सकता मैंने तो इसको खड़ा किया था, आप इसी से पूछो, मैं नहीं बताऊंगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखोगे, ठीक। अच्छा, जब आप काम बांटते हो तो देखो कुछ फायदे हैं। मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, यानी आप अपना काम किसी और को दिए हो और आप वो टाइम को मैनेजमेंट में, बेटर मैनेजमेंट में लगाओगे। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, वो आपके लेवल का काम सीखेगा तो नया टास्क सीखेगा तो वो उसका करियर में हेल्प करेगा। मोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि जब भी कोई आप काम अपने जूनियर को देते हो तो काम से ज़्यादा आप भरोसा मांगते हो, यानी आप उसके ऊपर फेथ देते हो अपना सबसे पहला। तो किसी को भरोसा करते हो तो वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि कल को ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगी और वो पर्सन भी बढ़ेगा। मैनेजमेंट हायरार्की के बेसिस पर होता है, यानी हमेशा अपना ही सीनियर अपने जूनियर को काम देता है, ठीक है। ऐसे कोई किसी भी जूनियर को पकड़ के नहीं काम देंगे, ठीक है, या अपने सीनियर को ही नहीं काम दे देंगे कि सीईओ सर आज झाड़ू आप लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि इससे तालमेल बना रहता है, जूनियर सीनियर की बात सुनेगा, सीनियर जूनियर की बात सुनेगा, जूनियर की प्रॉब्लम्स भी पता चलते रहेंगी, तो ये कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर में देखो क्या होगा, डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है ना, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। तो देखो इसमें सबसे पहला बोल रहा है इससे सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव लेंगे, यानी कि अब जो डिसीजन पूछ कर लिया जाता, खुद से डिसीजन लेंगे तो उनके में इनिशिएटिव आएगा, डिसीजन मेकिंग करने का, नया काम खुद से करने का, आगे बढ़ेंगे वो, ठीक है। नया टैलेंट आएगा, मैनेजरियल टैलेंट। मैनेजरियल टैलेंट यानी डिसीजन मेकिंग एक मैनेजर का टैलेंट होता है, अच्छे डिसीजन लेना, यानी उनके अंदर भी अब वर्कर से हट के थोड़ा मैनेजर वाली टैलेंट, मैनेजर वाली स्किल सेट डेवलप होंगी। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, पहले हर चीज़ के लिए वहाँ तक जाना होता था, लंबा टाइम लग जाता था, अब खुद से डिसीजन ले सकते हो तो टाइम सेविंग होगा, जल्दी होगा। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा और इससे हमारे मैनेजमेंट का भी ग्रोथ हो रहा है, यानी पर्सनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बेटर कंट्रोल होगा, क्योंकि आप अपने मेन काम पर फोकस कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाओगे। ये सारा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता था ना, मैंने आप लोगों को करा दिया। इसमें 3 टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप्स, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, और तीसरा डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है स्टेप्स, तो प्लीज याद रखना, ठीक है। लास्ट टॉपिक नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहने से क्या फायदा होगा या क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, इससे स्पेशलाइजेशन आता है, यानी उस चीज़ में हम एक्सपर्ट बन पाते हैं, यानी कोई चीज़ सिस्टमेटिकली करना और एवं ही कर देना फर्क होता है ना भाई, तो वो जो चीज़ है स्पेशलाइजेशन को लीड करती है। दूसरा, इसमें कौन किसका सुपीरियर सबऑर्डिनेट है ये शुरू में ही क्लियर हो जाता है, तो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहती है, कहाँ से ऑर्डर आएगा, किसका ऑर्डर लेना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी इसमें वेस्टेज नहीं होगा, इसमें वेस्टेज नहीं होगा क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रहा है, ठीक है। अडेप्टेशन टू चेंज, मैंने अभी बताया कि इसके अंदर में एक इनफॉर्मल का यूज़ करते हैं जो आसानी से चेंजेस को लाने में हमें मदद करता है ऑर्गेनाइजिंग में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो मैनेजमेंट का स्किल सेट है वो बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इससे हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनके अंदर मैनेजरियल टैलेंट आता है, दैट्स वाई उनका डेवलपमेंट होता है, पर्सनल यानी एम्प्लॉय, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हमने अभी देखा कि डिविजनल स्ट्रक्चर भी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, वेयर एस डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ और एम्प्लॉय के भी ग्रोथ में। तो ये सारा चीज़ हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। विद दिस हम आज का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का मैराथन यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि मैं हर बार लास्ट में वीडियो के आपको बता देता हूँ, फिर से मैं आपको वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट रहे इस टॉपिक से जुड़ा तो आप मुझे सीधे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है, 3902, और टाइमिंग रहेगी 9 to 11 PM। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज में भी बोल सकते हो, ठीक है। और इन नोट्स से जुड़ा कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए होगा या आपको ये बुक्स चाहिए होंगी तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करना, अपना एड्रेस कांटेक्ट करना,
ठीक है। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी आने ही वाली है, जैसा मैंने आपको बताया है, आपको मैं कुरियर कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो जो भी आपको नीड होगी आप प्लीज़ मुझे बस कमेंट सेक्शन के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताते रहना। दोनों लोग मिल के ग्रो करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे तो चीज़ें स्मूथली चलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।